हेलो एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोग का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हेलो फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस, यूपी एलटी ग्रेड या आरओ के मेंस में सामान्य दिन के जितने भी सारे प्रश्न पूछे गए एग्जाम में, उनको हम लोग आज सेशन में डिस्कस करेंगे। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए, ठीक है, और एलटी ग्रेड एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में देखा था। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका जो नाम है प्राचीन भारत के पर विदेशी आक्रमण, यानी प्राचीन भारत पर कितने लोगों ने आक्रमण किया है उनको हम लोग देखेंगे और इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखा जाएगा ऑनलाइनर के रूप में। ठीक है ना, यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा हो तो उसकी लिस्ट बना दी गई, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, लिखा है कि प्राचीन काल के भारत पर जो है आक्रमण के संबंध में कालानुक्रम बताना है, यानी सबसे पहले किसने आक्रमण किया था इसका क्रम बताना है। सबसे पहले की बात करेंगे तो ईनानियों ने सबसे पहले आक्रमण किया था, उसके बाद शक ने, उसके बाद कुषाण ने, जो एक इसका क्रम है। ठीक है, मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेसनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया था। किसने बनवाया था? तो इसको जो है हेलियोडोरस ने बनवाया था, है ना। जो मध्य प्रदेश का जो बेसनगर है उसने किसने बनाया था? तो हेलियोडोरस ने बनाया था। ठीक है, आगे हमारे देश में इंडिया संबोधित करने वाले थे कौन थे? तो ये यूनानी थे। यूनानी ने सबसे पहले जो है इंडिया शब्द को सबसे पहले बताया था कि इसको ये इंडिया है। ठीक है, आगे हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे, ये तो स्टेटो सेकंड ने जो है सबसे पहले शीशे के सिक्के जारी किया था। शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी होने का श्रेय दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं विम कड़फिशस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विम कड़फिश के नाम से उसको जाना जाता है, जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का जो है श्रेय दिया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें जो के लिए है कि वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, उसका नाम जो है पोरस नाम था। क्या नाम था? पोरस को जो सबसे पहले सिकंदर ने जो है झेलम नदी के तट पर जो है पराजित किया था। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने तथा अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था, तो उसको हम लोग बोलते हैं मत्सक। आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक दरबार अलंकृत करते थे, तो ये किसको अलंकृत करते थे? तो ये कनिष्क को जो है अलंकृत करते थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट लिखा है कि संगम युग लिखा है और इसमें हम लोग किसको पढ़ेंगे? तो चेर, चोल और पांडवंश को भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, जैसे राजवंश अपने संगठित स्थानीय प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो कोरोमंडल क्षेत्र के चोल के लिए। चोल वंश का शासक जिसने शिवपाल शेखर की उपाधि धारण की थी इसको हम लोग बोलते हैं राजा राज प्रथम बोलते हैं। ठीक है, संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम आधारित था, तो ये किस पर आधारित है? तो ये जो है व्याकरण पर आधारित है। तमिल ग्रंथ जिसे लघुवेद की संज्ञा दी गई इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुरान। कुरान को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? तो लघुवेद की संज्ञा दी जाती है, तमिल ग्रंथ है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि शिल्पाधिकरम जो है इसको बताना है कि ये जो है का लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं इलंगो हैं। तृतीय संगम हुआ था, तो तृतीय संगम कब हुआ था? तो ये जो है मदुरई में हुआ था। बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1014 ईस्वी में समर्पित किया गया था, स्थित कहाँ है? तो ये जो है तंजावुर में। कहाँ पर है? तंजावुर में। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है? तो हम लोग जो है दक्षिण भारत का इतिहास में क्या क्या पढ़ेंगे? तो चोल को पढ़ेंगे, चालुक्य को पढ़ेंगे और पल्लव वंश के राजवंश को पढ़ा जाएगा और इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कांचीपुरम इस राजवंश के शासकों की राजधानी थी, तो पल्लव राजवंश की जो है शासकों की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम था। ठीक है, आगे इसमें फ्रेंड्स जरूर आता है मिलान करने के लिए कि कौन सा शासक कितने वर्ष तक शासन किया। जैसे राजराज की बात करेंगे तो ये जो है 985 से 1015 ईस्वी तक शासन किया है। प्रथम की बात करेंगे, राजा धीराज प्रथम की बात करेंगे तो 1044 से 1052 ईस्वी तक। कुलोत्तुंग प्रथम की बात करेंगे तो 1070 से 1120 तक। और विक्रम चोल की बात करेंगे तो 1120 से 1133 ईस्वी तक जो है इन्होंने सही सम्मिलित किया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसमें भी फ्रेंड्स आया था सही सम्मिलित करने के लिए, एक और राजवंश दिया है और एक और राजधानी दिया है। जैसे पल्लव राजवंश की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी रांची है, कांची है। कदम की बात करेंगे तो इसकी राजधानी बनवासी है। पांड्य की बात करेंगे तो इसकी राजधानी मदुरा है। और काकतीय की बात करेंगे तो इसकी राजधानी क्या है, तो वारंगल है। क्या इसकी राजधानी है, वारंगल। ठीक है, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है, नटराज की प्रसिद्ध कांच मूर्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, तो ये चोल कला का उदाहरण है। जिन्हें आप नटराज के देखे हो ना, कांच से की जो मूर्ति है, तो ये किसका उदाहरण है, तो ये चोल कला की उदाहरण है। वह राजवंश जो अपने 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 शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, उसको हम लोग क्या बोलते थे, तो चोल बोलते थे। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपने नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था, तो उसको हम लोग बोलते हैं चोल बोलते हैं। चोल गंगम नामक एक बृहद कृत्रिम झील बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो ये जो है राजेंद्र जी को दिया जाता है। ठीक है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो राजा राज प्रथम ने इसको बताया था। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था, तो कोरोमंडल तक दक्कन के कुछ भाग में जो है ये फैला था। चोल शासकों के शासनकाल में वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य कौन देखता था, तो इसको जो है टोट्टा वारियम देखता था। कौन देखता था, तो टोट्टा वारियम। चालुक्यों की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी जो राजधानी है वातापी, वातापी जो है चालुक्यों की राजधानी है, राज्य की राजधानी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे, तो स्त्रियां तथा पुरुष दोनों को देखते थे। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था, तो उसको हम लोग बोलते हैं राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने जो है जो श्रीलंका के उत्तरी भाग पर जो है विजय को प्राप्त किया था, ये चोल शासक था। ठीक है, चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किसने किया था, तो ये जो है मलिक काफूर ने किया था। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, उसको हम लोग बोलते हैं कुलोत्तुंग प्रथम बोलते हैं। ठीक है, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे, तो कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में जो है 72 व्यापारी जो है इसमें भेजा गया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। इसमें लिखा है कि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था, तो ये चोल और राष्ट्रकूट के मध्य जो है इसका युद्ध हुआ था, तो तक्कोलम का युद्ध हुआ था। ठीक है, दक्षिण भारत के चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया था, इसको वेन सांग बोलते हैं। वेन सांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ये चीनी यात्री था। किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किया जाता था, तो उसको लोग बोलते हैं चालुक्य। चालुक्य एक ऐसा वंश था जिसमें महिलाओं को जो है प्रशासन में जो उच्च पद को प्रदान किया जाता था। ठीक है, मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है उसको बोलते हैं महेंद्र वर्मन। 3री शताब्दी के में वारंगल प्रसिद्ध किसके लिए था, तो लोहे के यंत्रों के उपकरणों हेतु क्या था, वो प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है, तो पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में जो है नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष क्या है, इसका जो तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी में जो है यह अभिलेख अंकित किया गया था। ठीक है, आगे प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन अलंकृत करते थे, ये पल्लव की सभा को जो है अलंकृत करते थे। पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी, इसको नरसिंह वर्मन द्वितीय कहते थे। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बना था, तो ये जो है राजा राज के शासनकाल में जो है तंजौर का जो है बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया था। ठीक है, आगे फिर इसमें जो है मिलान करने के लिए दिया गया था। जैसे इसमें लिखा है कि दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश दिया और उनको राज्य दिया। जैसे धनंजय की बात करेंगे तो इनका जो राज्य था पुस्तुलपुर था। नीलराज की बात करेंगे तो अवमुक्त। उग्रसेन की बात करेंगे तो पालक्का। विष्णुकुपा की बात करेंगे तो कांची। ये जो है उनसे संबंधित राज्य थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट भी हम लोग देखेंगे तो इसमें भी सुलमित करने के लिए आया था। एक और राजवंश दिया है और एक और क्या दिया है, राजधानी। जैसे पल्लव की राजधानी की बात करेंगे तो कांची, पांड्य की राजधानी की बात करेंगे तो मदुरा, यादव की बात करेंगे तो देवगिरी और काकतीय की बात करेंगे तो वारंगल, है ना। ये सब इसकी क्या है, राजधानी है। पल्लव का कहाँ है तो कांची है, पांड्य की बात करेंगे तो मदुरा, यादव का देवगिरी और काकतीय का वारंगल। ये सब जो इसकी क्या है तो राजधानियाँ है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका जो नाम है गुप्त काल। क्या देखेंगे आप लोग, गुप्त काल के बारे में जो हमारा टॉपिक है। इन इसमें जितने भी प्रश्न बन सकते हैं
एग्ज़ाम में उनको देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा पहला वन लाइनर प्रश्न है, लिखा है कि गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का अनुक्रम क्या है? तो पहले भुक्ति, उसके बाद विषय, विधि और ग्राम, ये इसका क्रम है। मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है, तो ये कुमारगुप्त फर्स्ट। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं हैं, उसको हम लोग बोलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो उसका नाम जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी इसको हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसने सबसे पहली बार जो है रजत सिक्का को जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। ठीक है, भारत का नेपोलियन के नाम से जाने जाने वाला कौन है? तो उसको हम लोग बोलते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। शक विजेता जाना जाता है, तो इसको हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम लोग बोलते हैं, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग क्या बोलते हैं? तो विक्रमादित्य के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गुप्त शासक जिन्होंने घोड़ों पर विजय प्राप्त की थी, तो उसको हम लोग बोलते हैं चंद्रगुप्त। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, तो उसको हम लोग बोलते थे दिनार। गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है वह है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कांस्य सिक्का बोलते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एरड़। एरड़ जो होता है सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, 437 से 438 ईसा पूर्व में ईस्वी में मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये कहाँ पर है? तो रेशम बुनकरों की श्रेणी में जो है सबसे पहले मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है, तो ये गुप्त काल में। प्राचीन भारत में वह वंश जिसने शासनकाल में स्वर्ण युग कहा जाता था, उसको हम लोग बोलते हैं गुप्त काल। गुप्त काल को जो है प्राचीन भारत वंश में स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। राजवंश जो घोड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो गुप्त बोलते हैं। भाग और बलि थे, तो भाग और बलि किसका था? तो ये राजस्व के स्रोत थे, भाग और बलि। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अधोलिखित में गुप्तकालीन वर्ण मुद्रा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं दिनार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिनार जो होता है ये अधोलिखित जो है में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। ठीक है, जिसको हम लोग दिनार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा क्या है? तो उसको हम लोग बोलते हैं सांख्य बोलते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित रहते किसी रीते मीमांसा, है ना। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसके पतंजलि हैं। ठीक है, न्याय दर्शन का कौन है? तो ये जो है गौतम जी है। गौतम जो है न्याय दर्शन के राजा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट लिखा है इसमें भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों के विभेदक लक्षण है। तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था है जो है, आस्तिक और नास्तिक में जो है विभेदन है। ठीक है, काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाना है, तो शंकरदेव। बीजगणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, तो भास्कर को जाना जाता है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नामक का नायक कौन था? तो ये अग्निमित्र था, है ना। मालविकाग्निमित्र में जो है नायक कौन था? तो ये जो है अग्निमित्र है। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है, तो कहाँ किया गया है? तो ये याज्ञवल्क्य में किया गया है। दास मुक्ति के अनुष्ठान का सर्वप्रथम किया था, तो ये नारद जी ने किया था, है ना, दास मुक्ति का। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, तो ये कहाँ था? तो उत्तर बंगाल में। उत्तर बंगाल में जो है ये पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था, तो ये ताम्र लिप्ति बंदरगाह में जो व्यापार संचालित होता था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ प्राप्त हुआ है, तो किससे? तो एरड़ अभिलेख से प्राप्त। एरड़ अभिलेख में जो है सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। कुमारगुप्त फर्स्ट ने मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है, तो रेशम बुनकरों में जो है मंदसौर अभिलेख में जो है अभिलेख है, और कुमारगुप्त ने ही बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। इसमें लिखा है कि चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक कौन था? तो अभी हमने इसके बारे में ऊपर भी डिस्कस किया था। उसका नाम जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, या इसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का अभिलेख मिलता है। वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता था, उसको लोग बोलते हैं समुद्रगुप्त बोलते हैं। गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो समुद्रगुप्त बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसका जो नाम है गुप्तोत्तर काल। किसके बारे में जानेंगे?
तो गुप्तोत्तर काल के बारे में इसको जाना जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया गया है? तो बृहद्रथ का उल्लेख किया गया है। इसमें फ्रेंड्स मिलान करने के लिए दिया गया था कौन सा विदेश यात्री किसके शासनकाल में आया था और इनका भ्रमण वर्ष क्या है। जैसे फाहियान की बात करेंगे तो फाहियान जो है 399 से 414 ईसा पूर्व में भ्रमण करने के लिए भारत आया था। वेनसांग की बात करेंगे तो 629 से 645 ईसा पूर्व में। इसिंग की बात करेंगे तो 671 से 672। पुनः जो है 693 से 694 ईस्वी में भी है। अल मसूदी की बात करेंगे तो 915 से 916 ईस्वी तक जो है ये भारत में आया था। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि राजा जिनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया था, गोपाल, नंदीवर्मन और पल्लवमल को जो चुना गया था। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती है उसको हम लोग बोलते हैं अमरावती। स्तूप जिसके आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं अमरावती और नागार्जुन कोंडा। शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रवरसेन प्रथम। वल्लभी विश्वविद्यालय अवस्थित था तो कहाँ स्थित है? तो ये जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में जो है ये स्थित है। इसका नाम जो है वल्लभी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। 6वीं से 7वीं शताब्दी में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? तो लाट में जो है मौर्य वंश का शासन कर रहा था। कदम्ब की राजधानी बनवासी स्थित है तो कहाँ पर है? तो ये गोवा में है ना। तो बनवासी कहाँ पर स्थित है? तो ये गोवा में है। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम क्या था? तो उसका नाम द्रम्भ था। क्या नाम था? द्रम्भ। मध्य प्रदेश के हर्षोद शहरों का निर्माण किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो कन्नौज और प्रयाग में जो है, कन्नौज तथा प्रयाग में जो है 2 महान धार्मिक सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो प्राचीन भारत में स्थापत्य कला को पढ़ा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। तो यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी LD गेट में सामान्य अध्ययन की जितने भी प्रश्न या कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी है और ये भी बताएं कि वीडियो आप लोग कहाँ से इसको देख रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तो के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।